लेट्स फाइट बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मखाने की खेती को किसानों की आय का महत्वपूर्ण जरिया बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इस दिशा में मददगार साबित होगा। बिहार में एक रैली में मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने मखाने पर ध्यान नहीं दिया। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहां के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। इसे ईस्टर्न कोसी मैन कैनाल का विस्तार होगा। इसे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सुविधा होगी और बाढ़ की चुनौती से निपटने में भी आसानी होगी। साथियों, बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। उधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मखाना किसानों से मिलने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। तेजस्वी ने कहा कि मैं राहुल गांधी जी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मखाना किसानों से मिलकर उनकी मेहनत और संघर्ष को सबके सामने रखा। तेजस्वी ने कहा कि अफसोस की बात है कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी किसानों को उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे। अब ये लोग जीएसटी लगा देंगे। आप देखिएगा गुजरात में फेफड़ा फाफड़ा खाखड़ा पे जीएसटी नहीं है, लेकिन मखाना पे इतना जीएसटी लग गया। यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। हम लोगों को पीड़ा है इस चीज की। आप देखिएगा कितना लोग मेहनत करते हैं। कोई करके देखिए मखाना कैसे फोड़ा जाता है, उसका पूरा हम धन्यवाद देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे, उन्होंने तो खुद जाकर के खेत में घुस करके मखाना वगैरह निकाल करके देखा। हम लोग सब लोग वहां थे, पूरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा, फोड़ने तक का प्रोसेस देखा। लेकिन बिचौलिया जो है वो मजे ले रहा है। किसानों को, मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है। यही मखाना बोरा में पैक करके लाद करके ले जाएगा पंजाब, और पंजाब में पैकेजिंग की व्यवस्था होती है, वो कितने रेट पे बेचने का काम करता है। तो पैकेजिंग की व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 77 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार इन प्रोडक्ट्स की ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए भी प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जनपद 75 है। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहा, लेकिन हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है और वैश्विक मांग जिनकी बढ़ी, यानी ग्लोबल मार्केट में जिनकी डिमांड बढ़ी है। वहां पर हमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीआई टैग ने उन्हें सर्टिफिकेशन के साथ स्वयं जोड़ दिया है और दुनिया के मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में उनकी डिमांड उसके माध्यम से स्वयं बढ़ती हुई दिखाई दी। वक्फ संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि समानता और संविधान की ये जीत है और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए तमाचा है। साबित किया था, उसके ऊपर आज जो है कोर्ट का भी निर्णय आया है। खासतौर पर जो वक्फ का कानून है, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पूरा कानून जो है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं।
सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कहा कि देश को विश्वास में लेकर प्रधानमंत्री की कोर्ट के निर्णयों को लागू कराने की क्षमता को देश ने कई बार देखा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की नीति है कि अदालत जो फैसला करेगी हम उसका सम्मान करेंगे। वक्फ बोर्ड का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है, वो पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं, ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू कराते हैं। अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा को अनोखे तरीके से याद किया। अखिलेश ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारिका बनाई, भगवान विश्वकर्मा जी ने स्वर्ग बनाया, सभी खूबसूरत चीजों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। इसलिए हम सरकार में आने के बाद भगवान विश्वकर्मा जी की सोने की प्रतिमा बनाएंगे। जी ने द्वारिका बनाई, भगवान विश्वकर्मा स्वर्ग बनाया, इसलिए ऐसे भगवान को वहां पर स्थान देंगे। शासन अगर होगा तो वो सोने का होगा। भगवान विश्वकर्मा जी को हम लोग एक स्थान देने का काम रिवर फ्रंट पे करेंगे। राजनीतिक केंद्र सरकार के 1600 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नाराजगी जताते हुए इसे अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान में कोई संकट आता है तो तुरंत आर्थिक मदद भेजी जाती है, लेकिन पंजाब को अभी तक एक पैसा नहीं मिला। अफगानिस्तान च आफत आई, 1 मिनट च पैसे पहुंच जाते जी, ਜਿਹੜੇ कि सानू लुट्टण आउंदे रहे पहला अफगानी। पंजाब च आफत आई, इन्ने दिनों बाद आए 1600 करोड़ रुपया अनाउंस करके। अज भी मैं चीफ सैक्रेटरी ने पूछे, सारे तक 1 रुपया नहीं आया जी। मतलब की दुश्मनी केड़ी कढ़ रहे पंजाब नाल? फिर की हो गया? नहीं पंजाब तुहानूं जिताउंदा फिर की हुंदा? बहुत कुछ है तुहाडे कोले, जिहड़ी कोई स्टेट नहीं तुहाडे विचारां मुताबक चलदी, तुसीं फिर ऐ दुश्मनियां कढोगे साडे नाल। हुण तक भाजपा वाले उल्टे सिलदे सवाल जे पुछी जांदे रहिंदे, आह करो जा दसो जी। हुण जाखड़ साहब हुण पुछो, साहब जी जाखड़ साहब जी शायद करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद। साहब जी हुण तां पुछ लो, बिट्टू जी तुसीं पुछ लो, प्रधानमंत्री नूं पुछो कि मत्था टेकण वाली संगत क्यों रोकी है। भी कल हजे मैच लाइव होके हटिया है ते असीं आपदे गुरु ते मत्था नहीं टेक सकदे। ये साडे लिए कोई राजनीतिक जब कारोबार नहीं है, कि साडी आस्था है। हर रोज अरदास दे विच असीं ਇਹ परमात्मा तो मंगते हैं कि ननकाना साहब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल को चेतावनी दी कि इजराइल को दोहा पर हमले का गंभीर परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि अमानवीय इजरायली सरकार ने सभी रेखाएं लांघ दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम चुप रहे तो सर्वनाश से कोई अछूता नहीं रहेगा। कतर ने इस हमले की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की भी मांग की।
And within this context, we express our appreciation to the Arab states who condemned this Israeli barbaric attack and their support to the lawful measures we will take to safeguard our sovereignty. Attacking Qatar's sovereignty is a violation of the UN Charter, namely Article 4, which prohibits the use of force against countries and its sovereignty. It is also a flagrant violation of the international norms and humanitarian tenets. It cannot be an isolated incident that can go unpunished. It must be met with fierce and firm measures. The inhumane Israeli government and with their acts have sent out a message that they have crossed all the red lines and will continue to undermine and destabilize any state in the world and undermine any political efforts that stands in conflict with their agenda or expose the falsehood and falseness of their propaganda. That's why we cannot remain silent in the face of this barbaric attack, and we take harsh measures in order to prevent further action. If we remain silent, we will be faced with an unlimited and countless series which will end up in total destruction, and no country will be spared. अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि रशिया के खिलाफ उनका प्रतिबंध विधेयक वास्तव में भारत, चीन और ब्राजील को टारगेट करके लाया गया है। The bill is not directed toward Putin. It's directed toward China, India, Brazil, and other countries that buy his cheap Russian oil and gas to give him the money to prosecute the world. दोहा पर इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल दोहा तनाव चरम पर है। इसी बीच कतर ने पलटवार की धमकी दी है। ट्रंप ने इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू को नसीहत देते हुए कहा कि अमेरिका के बहुत बड़े सहयोगी पर हमला करते वक्त सावधान रहें। Well, my message is this: they have to be very, very careful. They have to do something about Hamas. But Qatar has been a great ally to the United States. A lot of people don't know that. I told the Emir, who I think is a wonderful person, actually, I said, you need better public relations because you don't really get the public relations. I mean, people talk of it so badly, and they shouldn't be. Qatar's been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. When we attack people, we have to be careful. तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजराइल कतर तनाव के बीच कतर को समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजराइल की आक्रामकता और विस्तारवाद ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। We stand by Qatar today, just as we have in all its difficult times. We strongly condemn this attack by Israel. This is no longer just a Palestinian-Israeli issue confined to our region. It is also a problem of Israel pursuing expansionism in the region. Therefore, both Arab and Islamic countries are working to stand against this problem and are trying to mobilize the international community. The largest problem in the region right now is Israel's constant narrative of expansion. To achieve this, they want to leave the countries in the region weak, ineffective and divided. Israel's crimes against humanity, civilian casualties and expansionist efforts in the region affect not only the region but also global security and have brought the international system to the edge of collapse. उत्तर प्रदेश में संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने संभल में एंटी टेररिज्म स्क्वाड का हेडक्वार्टर बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहां जरूरत यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की है। तो सोच रहे थे संभल में कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उस टाइम आए थे कि शायद हमारे संभल को हो सकता है यूनिवर्सिटी मिले या यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा या कोई मेडिकल बड़ा कॉलेज खुलेगा, लेकिन एटीएस लगने का क्या कार्यालय बनने का क्या मतलब बनता है? अरे एटीएस कार्यालय की जगह ये चीज खोलते जिससे कि लोगों को सबको मजबूती मिलती, उनके बच्चों को उनका मुस्तकबिल अच्छा होता। हमारे संभल के अंदर कोई ऐसी गतिविधियां नहीं है। मैं अपने जहां तक अंदाज समझता हूं जो इस प्रकार के कार्यालय खोलने की जरूरत थी।
हमारे संभल के लोग, सब लोग, देखिए यकीनन मैं मुसलमानों की अगर बात करता हूं तो ये भी कहूंगा हिंदू समाज के और मुसलमान लोग सब लोग मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन आपस में खाई दरार डालने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कामयाब नहीं होगा। और हम चाहते हैं एटीएस की यहाँ जरूरत नहीं है, उसका कार्यालय नहीं खोल करके यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, जिससे कि सिर्फ मुसलमानों के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, बीजेपी की सरकार को समझे और हिंदू समाज के लोग भी समझे। अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो सब लोगों को फायदा मिलेगा, अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो सबको फायदा मिलेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी तो सबके बच्चों को नौकरियां मिलेगी, वो चीज खुलना चाहिए। एटीएस का करके क्यों हमारे बच्चों को और इस चीज में उनके डर के साए में रखना है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.